हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं विजय सिंह आपके सामने एक बार फिर से जिस यात्रा पर हम निकले थे उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज थोड़ा मेरी पीठ में, कमर में दर्द है, इसलिए बैठने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो आप शांति से वीडियो देखें। अब हम जो पिछले वीडियो में जो क्लास में जो पढ़ा था, आज उसका थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं 2 मिनट में। पहले जो पढ़ा था, उत्पादन के केंद्रों की पहचान, कैसे जो जो उत्पादन होता था उनका कैसे उनकी पहचान की गई। तो इसमें उन्होंने संघ के कुछ पत्थर हैं, लोहा अयस्क है, तांबा अयस्क है, कच्चा माल है और अपूर्ण वस्तुएं जो वो त्याग दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण है कूड़ा करकट शिल्प कार्य का अच्छा स्रोत है। जैसे कुछ बना रहे हैं तो कूड़ा रह गया, या मतलब जैसे मान लो कोई मोहर बना रहे हैं और पत्थर बढ़ाया है तो चारों उसका वो पत्थर के टुकड़े तो रह गए। इसलिए पुरातात्विक युद्धों को कूड़े करकट से भी काफ़ी पहचान मिली है। अब ये हमने देखा था कि उपमहाद्वीप यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें माल कहाँ से आता था, कहाँ से उनका व्यापार होता था, या उनको माल की प्राप्ति कहाँ से होती थी। हमने देखा चुनुंदुडो सबसे बड़ा शिल्प केंद्र था, लोथल। तो माल की प्राप्ति कुछ स्थानीय स्तर पर होती थी और कुछ बाहर से आती थी। अब जैसे हमने देखा था नागेश्वर और बालाकोट जो समुद्र के तट पर स्थित हैं, उनको वहाँ शंख की आपूर्ति वहाँ से होती थी। एक हमने जो वर्तमान अफगानिस्तान में है, मतलब एक बहुत ही कीमती पत्थर लाजवर्द मणि जो हमें अफगानिस्तान के तुर्कमेनिस्तान से मिलती है। कॉर्नेलियन जो एक पत्थर होता है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ, यानी कि ये चीज़ें लोथल से मिली। सेलखड़ी जो उस टाइम की सबसे महत्वपूर्ण पत्थर था, वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त होता था। और जो कई धातुएं थी ये भी उनको राजस्थान से प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि कुछ भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जैसे लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होती थी सिंधुवासियों और पावासियों को, या शंख की प्राप्ति कहाँ से होती थी, सेलखड़ी की प्राप्ति कहाँ से होती थी। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन भी है प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में तो इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। बाकी तो मैं जब आप जुड़ जाओगे मेरे YouTube चैनल से, तब मैं YouTube चैनल पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन डालना प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन इससे कम से आप जुड़ें, और आप जब जुड़ेंगे लाइक करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और भी बेस्ट करूंगा। तो आप टेंशन ना लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर आएँ। मैं क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालता रहूँगा। अब यहाँ की बात हो गई, लेकिन क्या सिंधु वासियों का जो उपमहाद्वीप है उससे बाहर भी संपर्क या व्यापार होता था? जी होता था, क्योंकि जो हमें सबसे बड़ा है तांबा मिला है। तो तांबा यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता मिला है, रासायनिक विश्लेषण के आधार पर पता लगाया गया है कि वही गुण तांबा अरब में मिला है। अरब प्रायद्वीप में
एक देश है ओमान, उसमें मिला है। तो इस तरह उनका मिस्र की सभ्यता समकालीन थी। हमने पहले पढ़ा था समाधान पर जो समाधान की प्रक्रिया थी वो कुछ पिरामिड हड़प्पाकालीन सभ्यता को दर्शाते हैं। मेसोपोटामिया में एक लेख मिला है, जो मैंने पिछली बार बताया था कि तीनों वर्डों को ध्यान रखना। जो लेख मिला है ओमा, एक तो लेख है मगान जो ओमान के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो तांबे के आवागमन के संदर्भ में हमें बताता है। यानी कि एक वर्ड है मगान जो ओमान के लिए, और दूसरा है दिलमुन बहरीन द्वीप के लिए प्रयोग किया गया है, मगान ओमान के लिए और दिलमुन बहरीन के लिए। तो ये यहाँ से क्वेश्चन चांस ज़्यादा है। अब जो आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ से बड़ा क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जो हम आसानी से मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उनको नोट करते रहिए, मैं भी आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगा। और एक लेख और मिला है, उसमें लार्ज वर्थ मणि का, तांबा सोना विशेष प्रकार के आभूषणों का भी विवरण मिलता है। इसलिए इसे ये कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ संबंध थे या उनके साथ व्यापार करते थे। मेलुआ, जो तीसरा वर्ड है मेलुआ, वो भारत के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसमें हाजा पक्षी का विवरण दिया गया है। जो पुरातत्व विभाग है वो मानता है कि हाजा पक्षी और कोई नहीं बल्कि मोर था। और मेलुआ में नाविकों का देश, मेलुआ को नाविकों का देश कहा गया है। तो ये वर्ड भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है, मगान ओमान के लिए, दिलमुन बहरीन के लिए, बहरीन द्वीप के लिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आप जब भी पढ़ो तो कम से कम उसमें जो ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन है उनको आप पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि हाँ ये बन सकता है। चलो फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं। ये जो पहले थे, एक दिन जैसे ही क्लास एंड होगी उस दिन शॉर्ट में हम, चाहे वो 1 घंटा लगे, चाहे 50 मिनट लगे, चाहे वापस पूरा रिवीजन करवाऊंगा। और उस रिवीजन करवाने के बाद में जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अब मेरे पीठ में इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि मैं बैठ नहीं सकता, लेकिन आपके लिए मैं, कल भी मुझे दुख हुआ, कल दर्द हो रहा था, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आज चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो नए टॉपिक हैं वो छोटे छोटे टॉपिक हैं और उनमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो अब टॉपिक है हमारा मोहरे, लिपि और बांट। मोहरे और मुद्रांकन। पहला है मोहरे और मुद्रांकन, कि मोहरों पर मुद्रांकन क्यों किया। मुद्रांकन दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कल्पना कीजिए किसी को कोई सामान है, उसका थैले का मुंह बंद कर दिया, गीली मिट्टी से लेप कर दिया, मोहर लगा दी गई उस पर, तो जब वो सामान जहाँ भेजा गया वहाँ पहुँच गया तो उस मोहर से वो मोहर बता देगी कि इस सामान से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। इससे ऐसा मुद्रांकन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो रोपड़ से मिला है। यानी कि एक थैले को बांध के
उस पर गीली मिट्टी लगा के मोहर रखते थे। मोहर अगर जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँच गई तो उस मोहर से पता चल जाता है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह इनका मुद्राओं पर अंकन था। अब हम बात करते हैं, इससे मुद्रा और अंकन से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आ सकता, हो सकता है क्योंकि आपको चित्र में दे रखा है कि रोपड़ से मुद्रांकन का साक्ष्य मिला है। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जो साइडों में बॉक्स में या कुछ भी दे रखा है उन पर विशेष नज़र रखो। अब जैसे इसमें मुद्रे और मुद्रांकन में कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं कि बन रहा है, लेकिन इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से इसका साक्ष्य मिला है। क्लियर। अब देखते हैं इसकी एक विशेष टॉपिक जो है एक रहस्यमय लिपि के बारे में। तो लिपि के बारे में आज तक किसी भी विद्वान ने या कोई भी विद्वान इसको पढ़ नहीं पाया। 37 बार इसको पढ़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन असफलता प्राप्त हुई है। तो हड़प्पाई मोहरों पे जो पंक्तियां लिखी हुई थी, तो पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि ये राजा या मालिक का नाम और उसकी पदवी लिखी हुई है। किस पे? हड़प्पाई मोहरों पे जो अंकन है वो किसी मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। कुछ मोहरों पे जानवरों के चित्र अंकित कर दिए गए। अनपढ़ लोग, मतलब जो अनपढ़ लोग थे वो भी समझ जाएं, इसलिए कुछ मोहरों पे जानवरों के चित्र अंकित कर दिए गए। अधिकांश अभिलेख जो भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन वो संक्षिप्त है। सबसे जो लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है हमें, उसमें 26 चिन्ह है। यानी कि जो लास्ट सबसे बड़ा अभिलेख है उसमें सिर्फ 26 चिन्ह हैं। और ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। और ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसको हम जिग-जैग या बुस्त्रोफेदन लिपि कहते हैं। क्योंकि वहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ड उस लिपि में यूज करते थे, जो चिन्ह, तो पुरातत्व विभाग ये मानता है कि ये स्वर या व्यंजन को व्यक्त करते थे। उस टाइम जो चिन्ह थे, कुछ मोहरों पर चौड़े और कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़े और बाईं ओर सकड़े, यानी कम जगह। तो इसका अर्थ है कि वो दाईं ओर से लिखते थे और बाईं ओर जाते जाते वो जगह कम हो जाती थी। फिर उत्कीर्ण में दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाईं ओर के स्थान कम पड़ गया। कहने का मतलब ऐसे समझो साधारण भाषा में कि हम कहाँ से लिखते हैं, बाईं ओर से, और हड़प्पाकालीन लोग लिखते थे दाईं ओर से। तो जैसे जैसे वो दाईं ओर से बाईं ओर जाते थे तो दाईं ओर तो चौड़ा हो जाता था और बाईं ओर बिल्कुल संकीर्ण या सकड़ा हो जाता। तो जो मोहरों पर ऐसा अंकन मिला है, उससे विद्वान या पुरातत्वविद ये मानते हैं कि जो लिपि थी इनकी वो दाएं से बाईं ओर चलती थी। और इस लिपि को जिग-जैग या बुस्त्रोफेदन लिपि कहते हैं। ये वर्ड ध्यान में रखना, बुस्त्रोफेदन। क्यों? क्योंकि जब हड़प्पा की लिपि की बात कर रहे हैं, बुक में तो नहीं दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना है लिपि का क्या बोलते थे, बुस्त्रोफेदन। और हमें अन्य चीज़ों से भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे तांबे, मोहरें, तांबे के औजार हैं, मर्तबानों, कांटे, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं, अस्थि छड़ें भी प्राप्त हुई हैं, कुछ सूचना पट भी प्राप्त हुई हैं।
तो इन सभी के आधार पर विद्वान मानते हैं कि लोग काफ़ी साक्षर थे। जो उनको ये सूचना पट्टिका या फिर जो अंकन मिला है, इनके आधार पर ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि वहाँ हड़प्पाकालीन लोग साक्षर थे। तो एक लिपि में बारे में संक्षिप्त क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिपि के अंदर आपको लिखना क्या है? पहले तो हड़प्पा के, अगर 2 नंबर का 3 नंबर का आता है तो हड़प्पा के बारे में एक लाइन लिख के नीचे लिपि लिख के उसमें लिखना है कि जो हड़प्पाई लिपि है उसमें कुछ जो लिखा हुआ है वो मालिक की पद, नाम और पदवी को दर्शाता है। सबसे बड़ी जो मोहर या कुछ प्राप्त है उस पर 26 अंकन है, बाकी संक्षिप्त है। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका साक्ष्य ये है कि दाईं ओर चौड़ा स्थान था, बाईं ओर जाते जाते सकड़ा हो जाता था। तो इस तरह वहाँ पे कुछ लघु पट्टिकाएँ भी मिली हैं, औजार भी मिले हैं जिन पे अंकन है। तो इसलिए विद्वान मानते हैं कि वहाँ के लोग काफ़ी साक्षर थे। अब चलते हैं बाट। बाट वो भैंस को देने वाला बाट नहीं, तोलने वाला बाट। क्योंकि विनिमय, शुद्ध विनिमय की प्रणाली या तोल के रूप में बाट काम में लिए जाते थे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि बाट किस पत्थर से बने हुए थे। यहाँ से सिर्फ मैंने कहा ना, वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन ही आ सकते हैं, बाकी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। तो ये चार्ट पत्थर नाम से बने हुए थे और इन पे कोई ना कोई निशान अवस्थित था। और जो बाट थे वो द्वि आधारित मापदंड पे, नीचे उनके द्वि आधारित मापदंड चलता था, जो 1, 2, 4, 8, 16, 32 मतलब इस सीक्वेंस में चलता था। ये 12,800 छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनके तोलने में किया जाता था। अब इसका साक्ष्य क्या मिला है? तो वहाँ पे धातु के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु से बने हुए पलड़े मिले हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर जो बाट के बारे में बता रखा है उसमें ये देखना कि एक तो विनिमय, शुद्ध विनिमय को नियंत्रित करते थे, चार्ट पत्थर से बने हुए थे, ये निशान रहित घनाकार थे, ये द्वि, इसका निचला हिस्सा है द्वि आधारित था, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 1200 ऊपरी सा जो था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। नीचे का ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऊपर का हिस्सा द्वि आधारित चलता था और नीचे का हिस्सा दशमलव प्रणाली पे चलता था। और आभूषण, छोटे जो बांट होते थे उनसे आभूषण और मनके तोले जाते थे और साक्ष्य मिला है तराजू के पलड़े। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही, ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन। अब प्राचीन सत्ता टॉपिक है, प्राचीन सत्ता। तो हड़प्पा का जो समाज था वो जटिल फैसले लेने और क्रियान्वित करने के लिए संकेत मिले हैं। जैसे हड़प्पाई पूरा वस्तु, पूरे हड़प्पा में ईंटें समान रूप से पाई गई हैं, उनका अनुपात समान है। तो हड़प्पा में जो पूरी हड़प्पा के अंदर समान आकार की ईंटें पाई गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो सख्त थे, जटिल फैसले लेते थे
उन्हीं ईंटों से दीवार और चबूतरे बनाते थे। तो पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो समान था, उसमें कोई कुछ अंतर नहीं है। सभी ईंटें वगैरह सब कुछ समान अनुपात, सब जगह एक ही अनुपात है, ये था। फिर इसमें चबूतरों के निर्माण में मतलब श्रम संगठित किया जाता था और फिर सभी मिलकर कार्य करते थे। अब एक चीज है, इतने बड़े क्षेत्र में क्या कोई राजा था या प्रसाद या शासक, या इतने बड़े क्षेत्र को कौन चला रहा था? सबसे इम्पोर्टेंट है, इतने बड़े क्षेत्र को चला कौन रहा था? तो सत्ता के केंद्र में विषय कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि वहाँ राजा था या नहीं था, इससे पुरातात्विकविदों को कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई है। याद रखना, जो प्रसाद की संज्ञा जिसको जहाँ दी गई है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, क्योंकि सबसे विकसित शहर मोहनजोदड़ो था। और कोई ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। एक पुरोहित या राजा की संज्ञा, एक मूर्ति ऐसी प्राप्त हुई है जिसपे पुरोहित और राजा की संज्ञा दी गई है। पुरातात्विक को मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित और राजाओं, यानी कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी कुछ समानताएं थी, इसीलिए वो जो मूर्ति मिली थी उसको पुरोहित या राजा मानते थे। हड़प्पा में अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक से समझ में नहीं आई है कि कैसे अनुष्ठान करते थे। विद्वानों को अभी इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिली है कि किस तरह से वो अनुष्ठान करते थे। हड़प्पा में विद्वान मानते हैं कि वहाँ कोई राजा नहीं था, शासक नहीं था, सामाजिक स्थिति समान थी, कोई भी हड़प्पा या कहीं भी कोई राजा का साक्ष्य नहीं था। ये एक राज्य के रूप में था जहाँ नियोजित बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के आकार निश्चित अनुपात, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि पूरा हड़प्पाई क्षेत्र एक था। तो पुरातात्विकविदों को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक समान थी। नियोजित बस्तियां, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कि सब कुछ नियोजित था, हड़प्पा संस्कृति में नगरीय थी। ईंटों का आकार सबसे बड़ी चीज़ है, ईंटों का आकार हर जगह निश्चित 4:2:1 के अनुपात में हर जगह मिलते थे। हर स्थान पर ऐसी ईंटें मिली है। बस्तियों में कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित होने के स्पष्ट प्रमाण में मिलते हैं, क्योंकि जहाँ कच्चा माल उनको प्राप्त होता था वो वहीं पे मतलब निवास करते थे। तो ये सब राजा, तो वहाँ पे इन सब का कैलकुलेशन ये है कि वहाँ पे कोई राजा नहीं था। और समानता की है तो पुरातात्विकविदों को जो नियोजित बस्तियां, ईंटों का आकार निश्चित बस्तियां, कच्चे माल के समीप स्थापित होना स्पष्ट है कि पूरे समुदाय इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय और क्रियान्वित करते थे। समाज मतलब जटिल था और जटिल फैसले लेते थे। तो हमें किसी प्रकार के राजा का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको राजा या पुरोहित कहा गया है, जो मेसोपोटामिया में भी मिली है। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी समानताएं। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ।
हर विद्वान, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि कोई विद्वान क्या राय देता है, कोई क्या करता है। तो ऐसे साक्ष्य के अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व चोलिस्तान, जो मैंने शुरू में बताया था, चोलिस्तान जो थार पाकिस्तान का वह हिस्सा जो थार के मरुस्थल लगता है, क्षेत्रों में अधिकांश लोगों ने हड़प्पाई स्थलों का त्याग कर दिया गया। फिर इसके साथ साथ गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया बस्ती की आबादी बढ़ने लग गई। यानी कि हड़प्पा काल में जो चलिस्तान से धीरे धीरे जाने लगे, फिर गुजरात, हरियाणा और पश्चिम नई बस्तियां बसने लग गई। और उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 तक ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहे। यानी कि 1900 ईसा पूर्व तक वो अस्तित्व में रहे। उस टाइम में कई सांस्कृतिक बदलाव आए, नई बस्तियां बसने लग गई। जो सभ्यता के विशिष्ट पुरातन वस्तुएं जैसे बांट है, मोहरे हैं, विशेष मन के, ये समाप्त हो जाना, मतलब समाप्त हो गए। लेखन, लंबी दूरी व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। थोड़ी वस्तुओं का निर्माण, माल का प्रयोग लिया जाता। आवास निर्माण में भी ह्रास हुआ। सार्वजनिक, यानी कि जो सभ्यता नगरीय थी वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ने लग गई। यानी कि ग्रामीण जीवन शैली को अपना लिया गया। इसलिए इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ये है मतलब जो परिवर्तन हुए वो कैसे हुए, इसके साक्ष्य सब अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। कुछ जलवायु परिवर्तन बताते हैं, कुछ वनों की कटाई बताते हैं, अधिक बाढ़ का आना, नदियों का सूख जाना, या फिर नदियों द्वारा मार्ग बदल लेना, भूमि की अत्यधिक उपयोग सम्मिलित कुछ कारण हैं जो अलग अलग विद्वानों ने ये कारण बताए हैं। लेकिन अभी तक फैक्ट जो कारण था वो पता नहीं चला है। हड़प्पाई राज्य का अंत हुआ, उनकी जो मर्द भांड, जैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो उसके साथ मर्द भांड और जो मोहरे थी या जो मनके थे वो सब लोप हो गए। मानकीकृत जो मतलब बांट हमने पढ़ा था कि वहाँ तोड़ने का जो मानकीकृत बांट था वो अब स्थानीय बांट का प्रयोग करने लगे। शहरों का पतन हो गया और लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण जीवन शैली को अपनाने लग गए। तो दोस्तों कारण कुछ भी हो, कोई एक मत नहीं अंत के बारे। इसीलिए कोई बाढ़ बताता है, कोई नदी परिवर्तन बताता है, कोई जमीन बताता है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से ग्रामीण संस्कृति विकसित होने लगी जो आगे चलकर वैदिक काल के नाम से जानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, सभ्यता का अंत हो गया। तो इंडेक्स में जो दे रखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा। और आज जो हमने पढ़ा है इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बड़ा भी कोई बन रहा है तो ये एक तो सभ्यता का अंत, इसमें से 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर प्रसाद या शासक जो मेसोपोटामिया के समकालीन प्रतीत होता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने आपके लिए, जो मेरे छोटे भाई बहन 10वीं 12वीं में हैं उनके लिए ही मैंने चैनल बनाया, कोई फीस नहीं है, सब फ्री है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताइए कितने लोग हिस्ट्री की क्लास लेना चाहते हैं, कितने पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेना चाहते हैं और कितनी
कितने लोग एसएसटी क्लास लेना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। कल तो संडे है, कल मैं पूरे चैप्टर का एनालिसिस करके हम 10 मिनट में ही उसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे। अब ये चैप्टर समाप्ति की ओर है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मेरे छोटे भाई बहन और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।